अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे टॉपिकल एमसीक्यूज ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये जी बहुत बेसिक एमसीक्यू है, क्योंकि हमें पता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो और आपकी वांट्स यानी आपकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड हो। ऑप्शन ए क्या बोलता है? फाइनाइट रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? फाइनाइट रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। और ऑप्शन सी में इनफाइनाइट रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर हमें जल्दी मिल चुका है। अब एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ड्रॉट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अच्छा भाई, ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है, मतलब ड्राइनेस का पीरियड ऑफ ड्राइनेस प्रोलॉन्ग्ड, मतलब जहाँ पे ड्राइनेस का पीरियड, उसे डेजर्ट हो गया या ऐसी कोई जगह हो गई जहाँ पे पानी का बिल्कुल वाटर लेवल भी कम हो। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं। रेनफॉल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इजीली। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रॉट होता ही तब है जहाँ पे ना रेनफॉल होती है, ना वहाँ पे कुछ इस तरह की पानी वाली चीज होती है। द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शंस, से भी कोई लेना देना नहीं है। और सी क्या बोल रहा है? ड्रॉट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ऑल्दो ड्रॉट को प्रिवेंट किया जा सकता है, बट द थिंग इज वाटर इज द स्कार्स गुड, मतलब हमारे पास पानी लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम ड्रॉट को अवॉइड नहीं कर सकते। अब तीसरा क्या है? न्यू ऑयल रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड, व्हाट हैज इंक्रीज इन सप्लाई? ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कैपिटल, ऑप्शन ए पढ़ते हैं। कैपिटल क्या होता है? मेन मेड रिसोर्सेज होते हैं। एंटरप्राइज क्या होता है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। लेबर क्या होती है? ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स होगा। अब क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट? सही पढ़ते हैं। कैपिटल इंक्लूड्स मेन मेड मशीन्स दैट लूज वैल्यू ओवर टाइम टू वेयर एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, कैपिटल जो होती है वो मेन मेड रिसोर्सेज होती हैं, या मशीन्स होती हैं, या वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो अपनी वैल्यू को लूज करती हैं ओवर टाइम विथ यूसेज। ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। और आगे बढ़ के देखते हैं। एंटरप्राइज इज अ नेचुरल फैक्टर, गलत। लेबर इज एन इमोबाइल फैक्टर, ये भी गलत बात है। लेबर लेबर मोबाइल हो सकता है जोग्राफिकली भी और ऑक्यूपेशनली भी। लैंड रिफर्स ओनली टू फार्म लैंड दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। लैंड में सिर्फ फार्म लैंड नहीं आता, सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग आर फोर वेज ऑफ प्रोडक्शन are used, which is likely to require the greatest use of factor enterprise? एंटरप्राइज क्या होता है? ऑन्टरप्रेन्योर होता है, और इसकी मेन खासियत क्या होती है? वो रिस्क लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। तो हम देखेंगे जिस ऑप्शन में ये तीनों क्वालिटीज ज्यादा टेस्ट हो रही होंगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अ कारपेंटर मेकिंग वुडन आर्टिकल्स इन हिज लेजर टाइम फॉर सेल एट अ मंथली मार्केट, मतलब ये तो लेजर एक्टिविटी है, ये कोई रिस्क तो नहीं ले रहा। A corn farmer negotiating with other farmers to hire expensive machinery. अब इसने बोला नेगोशिएटिंग, नेगोशिएटिंग में क्या कर रहा है वो? बातचीत कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, रिस्क ले रहा है कि भाई मुझे कौन सी मशीनरी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक लाइक डिसीजन मेकिंग कर रहा है, रिस्क ले रहा है, तो ये सारी एक क्या बोलते हैं, ऑन्टरप्रेन्योर की जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। आप फूड शॉप ओनर्स समटाइम्स सेल्स फ्लावरिंग इन दिस शॉप, मतलब वो समटाइम्स लेबर वाला काम कर लेता है, या मतलब छोटा मोटा काम कर लेता है, तो इसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं लग रही मुझे। A householder harvesting vegetables grown at home, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि जो फार्मर है वो दूसरे फार्मर्स के साथ नेगोशिएट कर रहा है, अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अपनी
रिस्क को डेवलप कर रहा है कि मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी हायर करनी चाहिए फॉर द बेटर यूज ऑफ हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर। अब क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं, ये काफी सिंपल लग रहा है ऑप्शन से। hala makes cakes, she bakes in her kitchen at home, she sells them at a local market. To produce more cakes she decide to invest in a large oven. ओवन अब क्या है, मशीनरी है, यानी मेन मेड गुड है, मेन मेड रिसोर्सेज है। एंड टू एम्प्लॉय समवन टू हेल्प, अब ये लेबर है, अगर आप किसी बंदे को अपने काम के लिए रख रहे हैं तो वो लेबर होता है, और जो मशीनरी आप जब परचेज करते हो तो आपका कैपिटल होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। A new dam is built in Turkey to provide hydroelectric power and water supply. What is the opportunity cost to the country of building the dam? The cost to household and businesses. Option A. The cost to households and businesses of consuming the water supply. अब ये वाटर सप्लाई का उनको बेनिफिट होगा, कॉस्ट नहीं होगी, तो ये नेगेटिव। द बेनिफिट्स फॉरगॉन फ्रॉम अदर यूजेस ऑफ द मनी यूज्ड टू पे फॉर द डैम, ये हो सकता है। ऑप्शन सी। द कॉस्ट टू कंज्यूमर ऑफ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कॉस्ट नहीं होगी, ये बेनिफिट होगा। और ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, जब आप किसी चीज को फॉरगिव कर लेते हो। ऑप्शन डी। द मनी यूज्ड टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ द डैम, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी, द बेनिफिट्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब अगर जिस ऑप्शन को हमने छोड़ा है उसके बेनिफिट्स को हमने फॉरगॉन किया है। तो ये ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द बेनिफिट्स फॉरगॉन फ्रॉम अदर यूजेस ऑफ द मनी यूज्ड टू पे फॉर द डैम। फॉर एग्जांपल, मुझे स्कूल खोलना था या मुझे हॉस्पिटल खोलना था, मैंने हॉस्पिटल और स्कूल के बेनिफिट्स को फॉरगॉन करके अपना डैम का प्रोजेक्ट बिल्ड करा है। चलिए, सोशल question number 8. A social club has sold raffle tickets at $10 each. The owner of the winning ticket received a prize of $250. A student bought a ticket but not win. What is the opportunity cost to the student? अब इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है, उस स्टूडेंट की पूछ रहा है जिसने टिकट तो खरीदी है बट लेकिन उसने विन नहीं करा। अब वो बोल रहे हैं भाई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट $10 होगी? हाँ, ऑल्दो उसने तो एक टिकट खरीदी थी $10, लेकिन वो उसकी कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, द बेनिफिट्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। $250 तो उसका हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसने विन ही नहीं करा। वट कुड हैव बीन बॉट विद दी $10, मतलब वो $10 से मतलब टिकट खरीदने के अलावा कुछ और खरीद भी सकता था, कुछ खा सकता था, कुछ पी सकता था, उसने वो बेनिफिट्स फॉरगॉन कर दिए विद द $10। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि 250 वाले ऑप्शन उसकी एक्सेस में ही नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 9। A firm can produce a number of possible combinations of two goods. It can either produce 500 of X and 300 of Y, or 600 of X or 250 of Y. What is the opportunity cost of producing an extra 100 of good X? हाँ, तो मैंने ये छोटा सा टेबल बना लिया है। इसने हमें बताया कि ये कॉम्बिनेशन 1 है और ये कॉम्बिनेशन 2 है। अब इसने बोला है कि हम या तो ये बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं। एंड ही इज आस्किंग कि भाई अगर मुझे 100 यूनिट ऑफ एक्स इंक्रीज करने हैं, यानी 100 यूनिट ऑफ एक्स इंक्रीज करने हैं, तो मुझे कितने वाई को गिव अप करना पड़ेगा। लाइक 500 से 600 पे हम जा रहे हैं, तो हम 100 एक्स बना रहे हैं, सही है। और साइमल्टेनियसली अगर हम वाई पे फोकस करें, हम 300 से 250 पे जा रहे हैं, तो यानी हो जाएगा ये 50Y। तो मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ एक्स इज 250 ऑफ वाई। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। इन द डायग्राम व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 300 टू 400? यानी हम 300 से 400 पे जाएंगे और साइमल्टेनियसली हम 800 से 720 पे आएंगे, और वाई एक्सिस पे हमारा वेट है और एक्स एक्सिस पे हमारा बार्ले है। हमें 100 यूनिट्स या 100 टन्स ऑफ वीट को इंक्रीज करने के लिए कितने बार्ले को रिड्यूस करना पड़ेगा,
800 माइनस 720 करेंगे तो हमारे पास 80 बारले आ जाएगा। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब क्वेश्चन 11 करते हैं। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी, which point in the diagram represent the most efficient allocation of resources of the both consumer goods and capital goods। मतलब all points on PPC are efficient, मतलब उसमें आपका कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। ए जो है आइडल पॉइंट है, यानी फारिग पॉइंट है, इसमें आपके रिसोर्सेज फारिग पड़े हुए हैं। और सी जो है अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल है, आप उसको कभी अटेन ही नहीं कर सकते विद द गिवन पॉसिबिलिटीज। और सी और डी जो है ना, डी नहीं हो सकता, उसने बोला बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, तो सी और डी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा क्या, ओनली बी, तो बी इज राइट आंसर। ओके, अब लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The movement in the production possibility curve from PPC1 to PPC2 in the diagram indicates there has been growth in the productive potential of an economy। Productive potential of an economy का मतलब क्या है कि आपका कैपेसिटी बढ़ रही है फॉर प्रोडक्शन। अब ये किस वजह से हो सकता है, पहला फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन वेजेस। इंक्रीज इन वेजेस, अगर वेजेस बढ़ जाएंगी तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और वेजेस बहुत वजहों की वजह से बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल लेबर की डिमांड बढ़ जाए, कि लेबर की सप्लाई कम हो जाए, उसकी वजह से वेजेस बढ़ सकती है, तो ए नहीं हो सकता। आप बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स, ये हो सकता है, तो जो आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो तभी बढ़ सकती है, या तो आप अपने रिसोर्सेज को ज्यादा कर लो, या तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो। बाय बेटर एजुकेशन यू विल बी इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी, देयर एफिशिएंसी। उसकी वजह से ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी क्या बोला, डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इससे तो पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट होगा, तो ये नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन फैक्टर मोबिलिटी, फैक्टर मोबिलिटी से क्या मतलब होता है कि अगर एक लेबर बहुत जगहों पे काम कर सकता है, तो उससे लाइक कैपिटल गुड्स में तो उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी ना, उसका पोटेंशियल तो नहीं बढ़ेगा ना, तो ये नहीं होगा। आंसर हमारा बी है। आई होप आपको ये 12 MCQ समझ में आ गए होंगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर